क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 30 सेकंड मिले और इस 30 सेकंड में आपने जो क्वेश्चन देखा उस क्वेश्चन में था कि जल में तैरती हुई किसी नाव में कुछ स्टील की बॉल्स रखी हुई और उसे अगर गिरा दिया जाए, उसे अगर उसको पानी गिरा दिया जाए तो पानी का जो लेवल है वो राइज करेगा, डाउन करेगा, सेम रहेगा या नहीं। ऐसा कुछ ऑप्शन थे कि पहले बढ़ेगा या घटेगा। तो देखते हैं कि पहले तो इसको कॉन्सेप्ट समझें। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, अगर कोई पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पार्शली तैर रहा है या टोटली फिल है या टोटली मतलब इमर्ज होकर तैर रहा है, पूर्णतः डूबता हुआ तैर रहा है, जैसा कि चित्र में देखिए पार्शली तैर रहा है, इस केस में क्या होता है कि जो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है और अपथ्रस्ट दोनों ही क्या होते हैं, बराबर। जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है, आंशिक या पूर्णतः तैरती है, तो हमेशा उसका भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर भी जो बोट है वो तैर रही है, पर जैसे ही स्टील बॉल डाली जाएगी पानी के अंदर तो पानी के अंदर तो स्टील बॉल डूब जाएगी। तो पहले जिस समय पानी के अंदर जो स्टील की बॉल है वो तैर रही थी, अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही वो उन्होंने पानी के अंदर बॉल डाल दी तो बॉल तो डूब गई। तो डूब जाने का कारण क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं इसको और ध्यान से। जैसे ये नाव है, इस नाव में कुछ स्टील की बॉल पड़ी, तो क्या ये बॉल तैर रही है? यस, ये बॉल तैर रही है। यानी इस समय इमर्स जो वॉल्यूम है, मतलब इमर्स जो बाहर तैर रहा है वो काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही एक एक करके बॉल इसमें डाल दी जाएगी तो सारी बॉल तो पानी में डूब जाएगी, इमर्स कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। इसलिए पहले स्टील की बॉल फ्लोट कर रही थी, अब सिंक कर गई है। इसलिए दोबारा वाले केस में जब पानी को तो डाल दी तो पानी का लेवल पहले की तुलना में कुछ कम राइज करे, क्योंकि पहले स्टील बॉल तैर रही थी, अब स्टील बॉल डूब गई है। इसलिए पानी जो अलग होता है, रिप्लेस होता है, तो पानी रिप्लेस होने की मात्रा काफी कम होती है। पानी की मात्रा काफी कम होगी, इसलिए पानी का जो तल है वो घट जाए। ये क्वेश्चन छोटे से कंटेनर के लिए है, याद रखिएगा। छोटे से कंटेनर के लिए है, छोटी सी तालाब के लिए है, इस तरह की बात है। रिवर में, सी में ऐसा कोई भाव आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, इसमें आपको कह रहे हैं कि एक आइस ब्लॉक है जिसके अंदर कांच की एक बॉल रखी हुई और ये पूरा पूरा सिस्टम पानी में फ्लोट कर रहा है। तो देखिए, अब पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर से ला रहा हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करता है तो उसके द्वारा डिस्प्लेस वाटर, उसके द्वारा विस्थापित द्रव की मात्रा उसके वेट के बराबर होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब भी कोई वस्तु फ्लोट करेगी तो उसका डिस्प्लेस वाटर की अमाउंट उसके वेट पर होगी। लेकिन जैसे ही ये आइस मेल्ट होगी तो ये जो आपकी कांच की गेंद है, बॉल है, ये पानी में सिंक कर जाएगी। और जब कोई बॉडी सिंक करती है तो वो अपने वेट के बराबर पानी डिस्प्लेस नहीं करती। जब कोई बॉडी सिंक कर जाती है, डूब जाती है, तो वो अपने वेट के बराबर पानी डिस्प्लेस नहीं करती। यानी अभी कांच की बॉल जब फ्लोट कर रही है तो उसने काफी मात्रा में पानी डिस्प्लेस किया हुआ है, लेकिन जब वो सिंक कर जाएगी तो अपने से कम पानी डिस्प्लेस करेगी। इसलिए पानी का लेवल इस वाले केस में भी गिर जाएगा।
याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु तैर रही है और फिर वो अचानक उस पानी में सिंक कर जाती है तो हमेशा वाटर का लेवल डाउन हो जाए, गिर जाए, इसलिए इसका आंसर नंबर बी होगा, जहां लिखा है घट जाता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जैसे देखा कि ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा जा चुका है। तो जेई में जब पूछा गया था तो बच्चों को काफी प्रॉब्लम हुई थी उस समय, लेकिन अभी काफी समय हो चुका है, इसलिए काफी इजी क्वेश्चन बन चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इस सिक्के को, अगर इस कॉइन को धीरे से इस पानी में डिस्प्लेस कर दें तो फिर क्या होगा, एल बढ़ेगा, एल घटेगा, एच बढ़ेगा, एच घटेगा, क्या होगा इसमें। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पहले बताइए, क्या इस पूरे फिगर में आप देख रहे हैं कि क्या कॉइन फ्लोट कर रहा है? और जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो वो अपने अमाउंट के बराबर पानी डिस्प्लेस कर रही है। यहां पर भी यही हो रहा है, लेकिन जैसे ही कॉइन को डिस्प्लेस पानी में डाल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है वाटर का लेवल तो डाउन होगा, यानी एच तो डिक्रीज करेगा। ये तो कंफर्म हो गया, एच तो डिक्रीज करेगा। अब आती बात है एल की, एल क्या होगा। अच्छा बात है, क्या ये पूरा का पूरा ब्लॉक फ्लोट कर रहा था और वो अपने वेट के बराबर ही पानी को डिस्प्लेस करेगा? तो पहले जो ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का गुटका था, और सिक्का, दोनों ही फ्लोट कर रहे थे। लेकिन जब सिक्का हटा दिया गया तो उसका वेट कम हो गया। जब वेट कम हो गया तो यही बात है कि ये जो हिस्सा जो सिंक हो रहा है, डूबा हुआ है, वो भाग भी घटेगा। तो एल भी घटेगा, एच भी घटेगा। याद रखिएगा, अब इसको सीधा सिंपल तरीका याद रखते हैं कि जब भी कोई चीज बॉडी फ्लोट कर रही हो और अचानक वो पानी में इमर्ज हो जाए तो हमेशा चीजें घटेंगी, वाटर का लेवल घटेगा। इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, एल भी घटेगा, एच भी घटेगा, और ऐसा आंसर डी नंबर है, डी आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने आपको क्वेश्चन दिया गया कि दो जो टुकड़े हैं, ब्लॉक, वो पानी में डूब जाए और उनपे लगने वाले अपथ्रस्ट से क्या सेम है, अपथ्रस्ट यानी कि बॉयंसी यानी कि उत्प्लावन बल समान है। तो देखिए बच्चों, उत्प्लावन बल का फार्मूला होता है एफ अपथ्रस्ट उत्प्लावन बल बराबर होता है वी डी जी। और अब ध्यान से देखें तो दोनों बॉडी, पहला वाला गुटका हो या फिर दूसरा वाला गुटका हो, दोनों पे क्या सेम है, दोनों पे क्या सेम है, उत्प्लावन बल समान। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या डेंसिटी सेम है, क्योंकि दोनों सेम लिक्विड में डूब रहे हैं। घनत्व समान है क्योंकि दोनों समान द्रव में डूब रहे हैं। जी सेम है क्योंकि दोनों सेम जगह पर है, तो जी भी सेम है, डी भी सेम है, तो बचा क्या, बी। अतः दोनों के ही क्या समान होंगे, आयतन समान होंगे। दोनों गुटकों के वॉल्यूम सेम होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि जल का जो, जल के अंदर जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज पानी में फ्लोट करते हैं, पर सुई जो होती है वो डूब जाती है। क्या रीजन है उसका?
रीजन को क्लियर सब भी बच्चे बचपन से पढ़ते रह रहे क्वेश्चन कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के कारण ये वस्तुएं तैरती हैं। और ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है जहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल या लॉ ऑफ फ्लोटेशन हो। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है श्यानता, विस्कोसिटी, दूसरा है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, तीसरा है डेंसिटी। ये सब सभी बेकार आंसर है, यानी कि कौन सा आंसर सही है? डी ऑप्शन सही है। या तो इसमें ऑप्शन होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल या तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने अगर देखा हो तो पूछा जा रहा है कि पनडुब्बी जो होती है ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे कार्य करती है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है या किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि पनडुब्बी जो होती है वो पानी में डूबते हुए तैरती है। तो पनडुब्बी डूबते हुए रहती है, डूबने वाला कॉन्सेप्ट हमको सबको पता है कि जब भी कोई बॉडी डूबती है, फ्लोट करती है, सिंक करती है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि एक लकड़ी का जो ब्लॉक है वो जल के अंदर आधा, उसका आधी लंबाई डूबी हुई है, हाफ पार्ट इमर्ज्ड, आधा भाग डूबा हुआ है। आधा भाग या आधी लंबाई यानी आधा भाग उसमें डूबा हुआ है। अब बात आती है कि हमें इसमें निकालना है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। इस वस्तु का लकड़ी घनत्व हमें निकालना है, इस लकड़ी का घनत्व हमें फाइंड करना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए और बहुत ही ट्रिक है, आगे कई सारे क्वेश्चंस में भी हम लोग उसको यूज करेंगे, इसलिए ध्यान सुनिएगा। जब भी आपसे पूछा जाता है रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व या सापेक्ष घनत्व, तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। और लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार, तैरने के सिद्धांत के अनुसार फॉर्मूला होता है V इन, वो भाग जो पानी के अंदर हो, अपॉन V टोटल, टोटल वॉल्यूम संपूर्ण। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और डूबा हुआ भाग बटे संपूर्ण भाग, डूबा हुआ यानी कि अंदर डूबा हुआ संपूर्ण। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में डूबा हुआ भाग जो है वो टोटल वॉल्यूम का आधा है, संपूर्ण आयतन का आधा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे ही हम लोग ये पार्ट उस पर रखेंगे और कट करेंगे तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देखें तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मिलेगा डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन 2, यानी लकड़ी घनत्व जल के घनत्व का आधा हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा बी, जल घनत्व का आधा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है एक जल से भरा हुआ, लिक्विड से भरा हुआ कंटेनर है जिसका वेट W1 और एक W2 वेट का ब्लॉक उसमें फ्लोट कर रहा है, डाल दिया था, फ्लोट कर रहा है। और फ्लोट कर रहा है या क्या कर रहा है ये आपको समझ में आएगा इस डेंसिटी से। अगर आप थोड़ा ध्यान देखें तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वो हमेशा ब्लॉक से ज्यादा है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी वस्तु का घनत्व द्रव घनत्व से कम होगा तो वो फ्लोट करेगा। जब फ्लोट करती है तो उसका सारा का सारा वेट, उसका सारा का सारा भार लिक्विड पर होगा और लिक्विड सारा का सारा वेट मशीन रह लेगा। तो जो रीडिंग होगी या टोटल वेट होगा, जो वेट फ्लोट कर रहा है इसलिए संपूर्ण वेट पानी पर होगा
सारा संपूर्ण पानी का वेट और उस ब्लॉक का वेट उस मशीन पर होगा, इसलिए संपूर्ण भार जो होगा वो दोनों मिला होगा W1 प्लस W2। इसका कौन सा आंसर है? ये आंसर नंबर आपका बी है। याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी कब फ्लोट करेगी, उसकी डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो या कम तो बॉडी फ्लोट करेगी, और जब भी फ्लोट करेगी तो अपना टोटल वेट उस पर अप्लाई करेगी, और जब अप्लाई करेगी तो वो सारा वेट और पानी का वेट मशीन पे आ जाएगा, तो मशीन की रीडिंग जो होगी वो W1 प्लस W2। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम, बस थोड़ा सा हमने चेंज किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह समझ में आए। तो अगर हम ध्यान देखें तो सेम वही डेंसिटी D1 है, वही डेंसिटी D2 है, पर इस क्वेश्चन में बहुत चेंज किया गया था ताकि आपको थोड़ा वेरिएशन मिल सके। D2 इज ग्रेटर देन D1, यानी कि अगर ये रस्सी ना लगी होती तो ये बॉडी सिंक कर जाती, डूब जाती, पानी में डूब जाती। याद रखिएगा, वस्तु तभी तैरेगी जब D2 D1 से छोटा हो या बराबर हो, पर यहाँ D2 इज ग्रेटर देन D1 है, इसलिए पानी के अंदर ये डूब जाती। लेकिन यहाँ पर एक रस्सी से इसे बांध दिया गया और रस्सी बांधा गया तो इस रस्सी में टेंशन भी होगा। अब आपको पता है कि इस समय ये बॉडी फ्लोट कर रही है, पर फ्लोट अपने आप नहीं कर रही है। अगर अपने आप फ्लोट कर रही होती तो W1 प्लस W2 होता टोटल वेट, लेकिन यहां पर बॉडी विद द हेल्प ऑफ टेंशन फ्लोट कर रही है, यानी उसका कुछ पार्ट उस टेंशन ने एक्वायर कर लिया है। तो जब कुछ पार्ट टेंशन ने एक्वायर कर लिया है, इसलिए रिमेनिंग पार्ट ही इस लिक्विड पर आ रहा है। तो W1 तो टोटल मिलेगा, पर W2 का कुछ पार्शियल पार्ट टेंशन ने एक्वायर कर लिया है, इसलिए जो नेट वेट होगा, नेट वेट जो होगा वो W1 प्लस W2 से थोड़ा सा कम होगा। इसे कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर सी सर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि लिक्विड से भरा हुआ एक कंटेनर जिसका वेट W और उसमें W2 वेट की एक फिश फ्लोट कर रही है। तो याद रखिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो देखिए, ये मछली अपने आप तो फ्लोट नहीं कर रही है, ये एफर्ट लगा है। हम लोग भी जब पानी में तैरते हैं तो एक एफर्ट लगाते हैं, उस एफर्ट के कारण ही हम लोग तैर पाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हम लोग एफर्ट लगाना बंद कर दें तो पानी में डूब जाए, यानी हम अपने वेट के बराबर पानी डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो मछली का जो एफर्ट है वो एफर्ट भी तो पानी पर ही है, यानी उसका जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा वो तो ठीक ही है, लेकिन पूरा का पूरा एफर्ट भी उस वाटर पर ही है और वो अपने एफर्ट के बल पर तैर रहे हैं। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में भी टोटल वेट पानी पर ही अप्लाई हो रहा है, इसलिए इस केस में भी आंसर होगा W1 प्लस W2, यानी आंसर नंबर बी ही सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डेंसिटी ऑफ आइस दी है। डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो है 900 किलोग्राम पर मीटर, और सभी जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब बात ये पूछा रहा है कि कितना भाग पानी के ऊपर है।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत ही छोटी ट्रिक सीखेंगे, ट्रिक के बल पर आप ये क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन है कि कितना भाग पानी के अंदर है, हाउ मच अमाउंट इनसाइड द लिक्विड, जल के अंदर कितना भाग है, वो भाग जो पानी के अंदर है उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 900 अपॉन 1000 आएगा, इससे आएगा 9/10 पार्ट पानी के अंदर है। तो कितना भाग पानी के बाहर है, तो पानी के बाहर वाला भाग एफ आउट इक्वल टू होगा 1 माइनस 9/10, यानी 1/10 पार्ट पानी के बाहर है। और अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कितना परसेंटेज पानी के बाहर है, 10%। तो कितना भाग पानी के बाहर है, 10%। इसलिए इसका कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर सी होगा। बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 120 किलोग्राम है और इसकी जो डेंसिटी दी हुई है वो दी हुई है 600 किलोग्राम पर मीटर की। तो अगर हमें निकालना हो कि इसका कितना भाग पानी के अंदर है, हाउ मच अमाउंट इनसाइड लिक्विड, तो हम वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो पिछले क्वेश्चन इस्तेमाल किए थे कि कितना भाग पानी के अंदर है एफ एन। तो फॉर्मूला आएगा डी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 600 अपॉन 1000, कट करेंगे तो आएगा 3/5, 3/5 भाग पानी के अंदर है इस बोरोन में। तो आइए देखते हैं, इसको ट्रिक से करते हैं, छोटा सा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। 3/5 भाग डूबता है कितने से, 120 किलोग्राम से। कितना, 3/5 भाग डूबता है 120 किलोग्राम से, इसलिए एक भाग डूबेगा तो 120 गुणे 5/3 40, यानी 200 किलोग्राम अगर वेट होता है तो पानी पूरा पूरा डूब जाएगा। पर है कितना, कितना है 120, और कितना रखने पर डूबेगा 200। तो कितना पानी, कितना वेट और चाहिए, तो हाउ मच अमाउंट और कितना रखना है। तो अगर इसमें से 200 माइनस कर दें तो आपको जो एक्स्ट्रा वेट मिलेगा वो होगा 80 kg। तो कौन सा आंसर होगा इसका, 80 kg आंसर ए है, इसलिए आंसर ए सही है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है कि एक पूरा ब्लॉक है जो पानी में तैर रहा है और पूरा का पूरा होल सिस्टम g/3 एक्सीलरेशन से ऊपर तक उठाया जा रहा है। तो इसका कितना भाग इनसाइड द लिक्विड होगा, कितना भाग पानी के अंदर होगा, कितना भाग द्रव के अंदर होगा। आइए देखते हैं। हम लोगों ने ट्रिक के मार्फत से पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो तैरते हुए वस्तु का जो भाग होता है वो भाग जो जल के अंदर होता है उसका फार्मूला होता है एफ इन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस फार्मूले में हमें डूबा हुआ भाग मिलता है, और डूबे हुए भाग को अगर ध्यान से देखें तो डूबे हुए भाग में कहीं पर भी गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए ये पूरा सिस्टम चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से चले, नियत वेग से चले, स्थिर रहे, इसके डूबे हुए भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में आपको दो ऑब्जेक्ट
ए और बी जल में तैरते हुए दिए गए। और अगर आप ध्यान से देखें तो ए का डूबा हुआ भाग है आधा, हाफ भाग डूबा हुआ है, और बी का डूबा हुआ भाग 2/3 दिया। और सबको पता है कि जो भाग हम लोग ट्रिक से पढ़ चुके हैं, तो ट्रिक के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ए का डूबा हुआ भाग बराबर होता है डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ए का घनत्व बटे जल घनत्व। ऐसे ही फ्रैक्शन इन ऑफ बी के लिए क्या होगा, बी का घनत्व बटे जल घनत्व। अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए तो dw कट जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो मिलेगा 3/4 डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। और यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि दोनों घनत्वों में अनुपात आएंगे तो 3:4 आएगा। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी है, यानी सी ऑप्शन सही है। बहुत ही इजी वे में उन्होंने सॉल्व किया है, ये बहुत ही स्कारलेट ट्रिक है, इसलिए हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में आपको दिया हुआ है कि एक स्टील का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 5 × 5 × 5 सेंटीमीटर, और रिलेटिव डेंसिटी दी 7। आपको ये याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी को ही हम डेंसिटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को हम डेंसिटी भी कह सकते हैं। बस याद रखिएगा कि इसी में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बना सकते हैं, तो ये डेंसिटी बन जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या बन जाएगा, डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी ही क्या होती है, घनत्व होता है, बस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व को हम घनत्व बदल सकते हैं, बस उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ता है। अब हमारे पास डेंसिटी भी है, वॉल्यूम भी है, तो हम इसका वेट निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, ठीक। और हमें निकालना है अपैरेंट वेट, आभासी भार निकालना है। तो देखिए अपैरेंट वेट का फॉर्मूला होता है वेट माइनस अपथ्रस्ट। आभासी भार का फॉर्मूला होता है भार माइनस उत्प्लावन बल। तो आइए देखते हैं हम लोग। भार का फॉर्मूला होगा V B योग मास इंटू जी। मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, माइनस V डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, V और G तो कॉमन है, तो डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है पानी के लिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे ही यहां सारी वैल्यू रखी जाएगी 5 × 5 × 5 × 10, ग्राम भाग निकालना है तो जी को छोड़ देंगे, 7 - 1 तो आ जाएगा 6 × 5 × 5 × 5 ग्राम फोर्स या ग्राम वेट। तो 6 × 5 × 5 × 5 ग्राम फोर्स ये आपका आंसर होगा, और ये आंसर नंबर ए से। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की ट्रिक और कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको मिल सके। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस 15 क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिनके विकल्प बहुत जल्दी आ सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, ताकि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो बच्चों इसी तरीके और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से आपको बताए जाएंगे, और इसी तरीके से और आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जय हिंद।